यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरलावर्ती दोलक का अगला उदाहरण, जिसको हम द्वितंतु दोलन बोलते हैं, बाइपोलर ऑसिलेशन जिसको कहते हैं। और ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ऊपर, इसको समझते हैं कि ये कैसे द्वितंतु दोलन को व्यक्त कर रहा है। और चित्र में हम देख रहे हैं कि यदि किसी भारी तथा एक समान छड़ या सिलेंडर, है ना, वो छड़ है, स्केल के रूप में भी हो सकती है और रोड के रूप में भी लिख सकती है। ये जो है हमारे पास ये छड़ है, ठीक है। और पहले ये यूँ थी ए बी कंडीशन में, फिर इसको थोड़ा कोणीय विस्थापन देख के छोड़ दिया, लेकिन किससे, ये दो ऊपर जो बिंदु हैं P और Q से L लंबाई के तार से जुड़ी हुई हैं। यदि किसी भारी तथा समान छड़ या सिलेंडर, है ना, बेलनाकार भी हो सकती है छड़ या आयताकार भी हो सकती है, को दो समान ऊर्ध्वाधर लचीली एवं अप्रत्यास्थ समांतर धागों, है ना, ये दो जो धागे हैं हमारे पास, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, ये L इधर दोनों, ठीक है, PA और QB से लटका जाए तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, द्वितंतु निलंबन कहते हैं। और क्षैतिज तल में यदि इसे थोड़ा सा विस्थापन, कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन आपने दिया है, ये इधर थीटा एंगल जो बता रखा है, ये क्या बता रहा है, थीटा कोण से आपने इसको कोणीय विस्थापन करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर इधर क्या करेगा, कोणीय विस्थापन के कारण सरलावर्त गति करेगा। और क्षैतिज तल में इसे यदि थोड़ा सा स्थिति विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, जो कि थीटा कोण है, तो यह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष, गुरुत्व केंद्र हमारे पास ये है A, और उससे जो निकलने वाले ये जो ऊपर की तरफ है x, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष करें, उसके सापेक्ष क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। चित्र में ये दर्शा रखा है। और जिसमें ए बी एक समान छड़ या सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है ना, ये हमारे पास जो ए बी छड़ है, इस तरह से ये इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। अगर स्मॉल m है तो इसका जो भार होगा वो गुरुत्व केंद्र इस पूरी छड़ का नीचे की तरफ मध्य बिंदु से mg के बराबर नीचे होगा, m गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ भार होगा, और यह इसकी प्रारंभिक या संतुलन अवस्था हो गई, ठीक है। अब वो छड़ को ए बी को PA तथा QB दो धागों से लटकाया गया और प्रत्येक धागे की जो लंबाई है वो सेम है, L, ताकि हॉरिजॉन्टल रहे। ऐसा नहीं कि एक ऊपर है L और दूसरी तरफ ज़्यादा है तो वो क्षैतिज अवस्था में नहीं होगा। तो धागे की लंबाई L होगी, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो 2D ले लिया आपने। क्या ले लिया, 2D। ये जो दूरी है हमारे पास PQ कहते हैं, चाहे AB कहते हैं। क्यों लिया 2D, ताकि मध्य बिंदु O से ये दोनों ही समान दूरी पर हो जाए, इधर भी D और इधर भी D, ठीक है ना। इसलिए इसको गणितीय सुविधा के लिए 2D लिया। और इस तरह से यदि छड़ को अल्प कोण थीटा से स्थिति A डैश B डैश में लिया है ना, पहले ये क्या था, AB स्थिति में था, फिर इसका कोणीय विस्थापन किया और नई स्थिति इसकी A डैश B डैश हो गई। विस्थापित किया तो धागे अपनी प्रारंभिक स्थिति से अल्पकोण फाई विस्थापित होकर नई स्थिति PA डैश तथा QB डैश में आ जाते हैं, है ना। ये पहले PA था वो PA डैश में चला गया, ये PB था वो नई स्थिति PB डैश में आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर जो कोणीय विस्थापन हुआ उसको अपन फाई करें, कितना करें, इधर तो हमने थीटा घुमाया, नीचे तो हॉरिजॉन्टल तो, लेकिन वर्टिकल उनके धागों की जो ऊपर कोणीय विस्थापन आया वो कितना आया, फाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति से अल्पकोण फाई से वो विस्थापित होकर नई स्थिति PA तथा QB डैश में आ जाते हैं। और यदि प्रत्येक धागे में तनाव T ऊपर की ओर है तो उसको दो लंबवत घटकों में विभाजित करने पर घटक T cos फाई, ठीक है, ये हमारे पास यूँ आप विस्थापित हो गया ये, तो ये T ऊपर की तरफ होगा, इसके दो घटक हो जाएंगे, ये भी फाई है तो ये T cos फाई नीचे ऊर्ध्वाधर हो गया और ये
ओरिजेंटल टी साइन फाई हो गया। तो क्या कह रहा है ये, हमारे पास दो घटक प्राप्त हो जाएंगे, घटक टी कोस फाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा घटक टी साइन फाई क्षैतिज दिशा में ए डैश ए व बी बी डैश के अनुदिश हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर घटकों को छड़ के भार के बराबर लिख देंगे, है ना, क्योंकि भार mg नीचे है और ऊपर टी कोस फाई है, दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कुल देखिए, यहाँ पे ये इस बिंदु पर टी कोस फाई इधर है और इस बिंदु पर भी टी कोस फाई, तो ऊपर टी कोस फाई प्लस टी कोस फाई 2 टी कोस फाई और नीचे एक ही होगा mg, इसलिए ये यहाँ पर हमें डबल आ रहा है, 2 टी कोस फाई आ रहा है इजिकल टू mg। तो यहाँ पे टी कोस फाई हो जाएगा mg/2 और चूंकि फाई अल्फ है तो कोस फाई को 1 ले सकते हैं। उस स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड में टी कोस फाई की जगह केवल टी रह जाएगा और टी का मान इस तरह से mg/2 आ गया, क्योंकि तनाव है टी। तो घटक और समीकरण 1 के बाद हम अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्षैतिज अवस्था का, वो है टी साइन फाई, जो ए डैश तथा बी डैश बिंदुओं पर कार्यरत है और एक दूसरे के बराबर विपरीत होगा। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ए डैश, इस पर तो लग रहा है टी साइन फाई इधर और ये लग रहा है इधर। तो किसी भी वस्तु पर यदि दो बराबर बल लगे, इधर ये टी साइन फाई है, ये भी टी साइन, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है और वो कितनी है 2d, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास स्पर्श रेखीय बल लगे अगर किसी के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसमें घूर्णन गति लाने की कोशिश करता है। क्या करता है, घूर्णन गति, और बल आघूर्ण वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है ये कि हमारे पास ये जो दोनों बल हैं स्पर्श रेखीय, वो उसमें छड़ के अंदर या रोड के अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे और उस बल आघूर्ण का मान क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल तो हमारे पास हो गया टी साइन फाई, उसका परिमाण, और दोनों के बीच की दूरी 2d, और साइन फाई यदि बहुत अल्प होता है, फाई अल्प है, तो साइन फाई का मान भी उस अल्प कोण फाई के बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे पास टी साइन फाई की जगह अपन टी इंटू फाई लिखेंगे, इंटू 2d हो जाएगा। और ये जो हमारे पास चित्र है ऊपर, उससे हम देख सकते हैं ये फाई जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हो गई हमारे पास कर्ण, है ना, इसको हम क्या माने, और ये कौन है, तो ये ऊपर बी बी डैश जो सामने भुजा है डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाई का मान बी बी डैश अपॉन एल लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और चित्र से थीटा वाला हम लिखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे थीटा में ये कोण आ रहा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये एक त्रिभुज बन गया समकोण, उसमें चाप अपॉन त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या यहाँ पे डी है और चाप हो जाएगा हमारे पास, वापस इधर लें चाहे इधर लें एक ही बात है। तो बी बी डैश ही लेना चाहते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारे पास दोनों सूत्र में बी बी डैश आ जाए। तो फाई हमारे पास बी बी डैश अपॉन एल आ गया एक चित्र से, और थीटा वाले चित्र से बी बी डैश अपॉन डी आ गया। दोनों फाई थीटा और इससे और फाई के सूत्र में बी बी डैश आ रहा है, यहाँ से बी बी डैश आ जाएगा ऊपर वाले सूत्र से, वापस लिखता हूँ मैं, बी बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इंटू एल, और दूसरे वाले सूत्र से यहाँ से सेकंड से बी बी डैश आ जाएगा थीटा डी। तो फाई एल और थीटा डी को बराबर लिखेंगे, तो फाई का मान इस तरह से थीटा डी अपॉन एल आ जाएगा। इस फाई को सूत्र यहाँ पर बल आघूर्ण वाले सूत्र में रखेंगे, तो टी ये फाई की जगह रख दिया, थीटा डी अपॉन एल, और 2d 2 से 2 कट जाएगा, हम देखेंगे जब t इजिकल टू mg/2 रखेंगे, और ये नया सूत्र आ जाएगा mg/d² L अपॉन थीटा। ठीक है, समीकरण 2। लेकिन प्रत्यानयन बल आघूर्ण जानते हैं अपन, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण होता है, जिस तरह से हम देखते हैं F इजिकल टू ma होता है, घूर्णन गति के अंदर तो इजिकल टू I अल्फा हो जाएगा। जड़त्व m का स्थान जड़त्व आघूर्ण ले लेगा और रेखीय त्वरण का स्थान कोणीय त्वरण ले लेगा, और कोणीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं, d2 थीटा बाई dt² से। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्यानयन बल आघूर्ण I d2 थीटा बाई dt² हो जाएगा, राइट हैंड साइड में mg/d² थीटा अपॉन, और माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए हमारे पास समीकरण 4
आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। यदि आई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये एक नियतांक ले लिया म्यू स्क्वायर, तो हम म्यू स्क्वायर लिखने पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं और म्यू स्क्वायर इसके बराबर होगा। और ये जो समीकरण आ रही है हमारे पास, ये समीकरण 5 क्या बता रही है? सरल अवयव गति करते हुए गति के अवकल समीकरण के समतुल्य है। अतः ये सरल अवयव गति को बताएगा। यहाँ बाई फाइलर जो द्वितंतु दोलन है वो भी सरल अवयव गति को व्यक्त कर रहा है, ये सिद्ध हो गया। और उसका जो आवर्तकाल है हम यहाँ से देखेंगे टी पाई 2 पाई अपॉन जो नियतांक था ओमेगा की जगह म्यू लिया है और म्यू का मान आप रख देंगे तो ये सूत्र प्राप्त हो गया। ये म्यू का मान रख दिया और ये हमारे पास इसका सूत्र प्राप्त हो गया फाइनल। टी इजिकल टू 2 पाई इंटू 1/d अंडर रूट m अपॉन आई एल अपॉन स्मॉल m इंटू जी। और यदि i इजिकल टू m के स्क्वायर लिखते हैं, जड़त्व गुण को अपन गुणन त्रिज्या से जोड़ना चाहें, जहाँ की छड़ का गुरुत्व केंद्र O से गुणने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति गुणन त्रिज्या है, तो आवर्तकाल का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सब ये सोल्व करके आप देखेंगे तो ये आ जाएगा। एग्जाम में यही पूछा जाता है, द्वितंतु दोलन जो सरल गति करता है उसका आवर्तकाल क्या होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं ये सरल गति को व्यक्त कर रहा है, तो इसकी जो समीकरण है वो सरल गति के समतुल्य है। ये दोनों आपको एग्जाम में डिराइव करनी होती है। बड़ा क्वेश्चन आता है और आज एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।